Good afternoon, everyone. Today we are going to discuss the continuation of Article 15. अभी तक हमने आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 तक अच्छे से कवर किया था दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे फंडामेंटल राइट्स के वीडियो देख सकते हैं। आज हमारा मुद्दा है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4। दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आपको किसी भी टॉपिक को उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लेकर उसके करंट एस्पेक्ट्स तक सारी चीजों के बारे में आपके एक होलिस्टिक 360 डिग्री कवरेज होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे केवल जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 है अगर वो डिस्कस कर लूं तो उसके इवोल्यूशन के बारे में आपको नहीं पता चलेगा कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 हमारे संविधान में क्यों आया। तो हमें उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझने की जरूरत है और बाद में हम आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 के ओरिजिनल प्रोविजंस को देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखना है कि जो आर्टिकल 15 है वो किसके लिए लागू होता है? सिटीजन्स के लिए, जो कि हमने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ही आर्टिकल 15 मिलेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज 15 सब क्लॉज 4 के बारे में आपको याद रखना है कि जब हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट ड्राफ्ट बनी थी उस ड्राफ्ट में आर्टिकल 15 के अंदर 15 सब क्लॉज 3 तक ही था। तो 15 सब क्लॉज 4 को बाद में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है याद रखनी है आपको कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 वाज एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू व्हाट? थ्रू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। अब हमें समझना है कि आखिरकार फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की क्यों जरूरत पड़ी 15 सब क्लॉज 4 को डालने के लिए। तो दोस्तों चलिए वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट कि क्या है इसका हिस्ट्री, समझते हैं चीजों। ठीक है, ओके दोस्तों, 15 सब क्लॉज 4 समझने से पहले एक चीज आपको यहां पे समझनी जरूरी है। 15 सब क्लॉज 4 क्या है? एक हमारा फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के किस में है? पार्ट 3 में मेंशन है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है डीपीएसपी। अब ये क्या है? एक मोटा मोटा ओवरव्यू में आपको दे दूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज कहते हैं डीपीएसपी को। ये एक गाइडलाइंस होते हैं स्टेट के लिए कि अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, अगर आपके पास विलिंगनेस है, तो आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को बाद में एनफोर्स कर सकते हैं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यूसीसी इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर एनफोर्स नहीं हो रही है तो सिटीजन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर नहीं बोल सकती है कि स्टेट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अभी तक लागू नहीं किया। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं हो रही है या किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्टली कोर्ट के पास जाकर कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। बिकॉज वाई? बिकॉज द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेयरली गाइडलाइंस एंड इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट विल कि वो कब चाहेंगे कि इसे लागू करना है। ये एक बेसिक एसेंस समझो। अब ये मैं क्यों इस कंटेक्स्ट में बता रहा हूं आपको समझाता हूं। दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर एक आर्टिकल है आर्टिकल 46। पता है ये क्या कहता है? आर्टिकल 46 कहता है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट फुलफिल करे। किसकी? फुलफिल करे शेड्यूल्ड कास्ट की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की और कोई वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उसकी। मतलब आप समझिए क्या बात हो रही है। आर्टिकल 46 बोल रहा है कि अगर स्टेट के पास विलिंगनेस और रिसोर्सेस है
तो वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और वीकर सेक्शंस के बेटरमेंट के लिए, उनके एजुकेशनल इंटरेस्ट को इंप्रूव करने के लिए कोई भी प्रोविजंस बना सकती है। अब ये है आर्टिकल 46 के अंदर, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम यह है कि इस आर्टिकल को एनफोर्स करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट, ठीक है, जब इंडिपेंडेंस हुई थी तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर रिलीज किया था। उस ऑर्डर के अंदर यह मेंशन था कि हमें डिसाइड यह करना है कि क्या कास्ट के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, क्या कास्ट के बेसिस पे तमिलनाडु के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में सीट एलोकेट किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा पॉइंट दोस्तों, आर्टिकल 46 को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद यह डिसाइड किया, एक ऑर्डर पास किया कि क्या इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में कास्ट के बेसिस पे सीट एलोकेट किया जा सकता है। अब जैसे कास्ट के बेसिस पे सीट एलोकेशन की बात हुई, ये डायरेक्टली वायोलेशन में आ गया आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 के। क्यों? क्योंकि 15 सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड बाय द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजियन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब क्योंकि ये डायरेक्टली कास्ट के बेसिस पे आप कॉलेज के अंदर सीट एलोकेट करना चाह रहे हैं, तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तुरंत क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक केस गई, जो कि वन ऑफ द लैंडमार्क केस है। इस केस को याद रखिएगा, इस केस का नाम है चंपकम दोरायराजन, ठीक है, चंपकम दोरायराजन, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु स्टेट ऑफ मद्रास बोल लीजिए, स्टेट ऑफ तमिलनाडु बोल लीजिए। तो ये फेमस सुप्रीम कोर्ट में केस गया, चैलेंजिंग द गवर्नमेंट ऑर्डर टू एलोकेट द सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अब इस जजमेंट में टोटल 7 जजेस बैठे थे और इन्होंने एक बहुत मेजर ऑब्जर्वेशन किया। इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि आर्टिकल 46 के तहत तो आप रिजर्वेशन यानी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 46 वायोलेट कर रहा है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का। और क्योंकि ये कंफ्लिक्ट हो गया फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में, तो क्योंकि फंडामेंटल राइट आर एनफोर्सिबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉट एनफोर्सिबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, सो अगर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में अगर कंफ्लिक्ट होता है, तो हमेशा फंडामेंटल राइट क्या होगा, सुप्रीम घोषित होगा, विजेता घोषित होगा। अब इस बेसिस पे तमिलनाडु गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को क्या कर दिया गया, नल एंड वॉइड कर दिया गया, कि आप ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भले आप आर्टिकल 46 को ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये 15 सब क्लॉज 1 को वायलेट कर रहा है। अब हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि संविधान की अमेंडमेंट्स पॉसिबल है। अगर समय आ जाए, जरूरत पड़ जाए, तो हम संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं। अब सरकार को लगा, यूनियन गवर्नमेंट को लगा कि अगर हमें वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बेटर पोजीशन देना है, अगर उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, तो उनके लिए हमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को इनिशिएट करना जरूरी है। अब इसी रैशनैलिटी ने, इसी फीलिंग ने गवर्नमेंट को प्रोपेगेट किया, गवर्नमेंट को क्या किया, प्रोवोक किया कि अब हमें फंडामेंटल राइट्स के अंदर अमेंडमेंट करके वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाना जरूरी है। और यही नींव रखता है, दिस लेड द फाउंडेशन, दिस चंपकम दोरायराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के जजमेंट ने फाउंडेशन रखा कि अगर सरकार फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 15 के अंदर ही अमेंडमेंट करके कुछ ऐसा प्रोविजंस ला दे जिससे हम रिजर्वेशन पॉलिसी को इनिशिएट कर सकते हैं, तब ये फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन नहीं होगा। और यही फाउंडेशन रखता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान का अमेंडमेंट किया गया 1951 और हमने 15 सब क्लॉज 4 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। अब ये प्रोविजंस क्या कहता है दोस्तों, प्रोविजंस कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल 15 कैन स्टॉप द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर किसके लिए, फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी।
ठीक है, अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के बात करने लगी कि द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और वीकर में इन्होंने डिफाइन किया सोशली एंड एजुकेशनली वीकर, सोशली एंड एजुकेशनली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमिलनाडु गवर्नमेंट के एक ऑर्डर को, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के एक ऑर्डर को चैलेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, और क्योंकि हमें कास्ट सिस्टम को, हमारे कास्ट सिस्टम के एट्रोसिटीज को फेस करना था, उसे काउंटर करना था रिजर्वेशन पॉलिसी को इनिशिएट करने के लिए, तो इसलिए हमने संविधान में आर्टिकल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू 15 सब क्लॉज 4 को इंक्लूड किया, और हमने कहा कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सो आज हमने इस वीडियो में केवल यह नहीं समझा कि 15 सब क्लॉज 4 क्या है, हमने इस आर्टिकल के इवोल्यूशन को समझा कि क्यों 15 सब क्लॉज 4 को हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो और मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज अपने यूपीएससी एस्पिरेंट्स और अपने सिटीजन्स ऑफ इंडिया के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को अपने मौलिक अधिकार के बारे में पता चले। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को, जिससे हमें आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।